हर जंग हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, कुछ जंगें रिश्ते में लड़ी जाती हैं। कभी भाई जैसे रहे दो देश, रशिया और यूक्रेन, आज एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं। कभी एक ही झंडा, एक ही देश जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता था। रशिया और यूक्रेन एक परिवार के जैसे रहते थे, लेकिन 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो यूक्रेन आज़ाद हो गया। रूस को लगा यूक्रेन अब भी उसी के साथ रहेगा, लेकिन यूक्रेन ने फैसला करा कि अब वो आज़ाद देश है और अपने तरीके से जिएगा और अपने रास्ते खुद चुनेगा। यहीं से सारा तनाव शुरू हुआ। यूक्रेन पश्चिम की ओर बढ़ना चाहता था, यूरोपियन यूनियन और नाटो में शामिल होना चाहता था। रशिया को लगा नाटो का यूक्रेन के पास आना उसके लिए एक खतरा है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ना शुरू हो गया। और इसी के चलते रशिया ने 2014 में यूक्रेन के एक इलाके क्रीमिया के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। इसी के बाद से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ गईं। पूरी दुनिया ने इस चीज़ का मिलकर विरोध किया, लेकिन रशिया पीछे नहीं हटा और उसी दिन से रशिया और यूक्रेन के बीच की जो दोस्ती थी वो ख़त्म हो गई। आइए जानते हैं क्रीमिया आखिर क्या है और कहाँ पे है। क्रीमिया एक पेनिनसुला है, वो ज़मीन का टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, जो ब्लैक सी के नॉर्थ में मौजूद है। 1954 तक के क्रीमिया रशिया का ही हिस्सा था। फिर सोवियत यूनियन के एक लीडर निकिता क्रुश्चेव ने इसे यूक्रेन को गिफ्ट कर दिया था, एक सिंबॉलिक जेस्टर के तौर पर। जब 1991 में सोवियत यूनियन टूटा तो क्रीमिया यूक्रेन का हिस्सा बन गया। लेकिन रशिया के 60% लोग रशिया ओरिजिन है। उनका लैंग्वेज, कल्चर और लॉयल्टी ऑलवेज रशिया से ही जुड़ी हुई है, इसलिए रशिया कभी इमोशनली उस एरिया को छोड़ ही नहीं पाया। मार्च 2014 में रशियन ट्रूप्स बिना यूनिफॉर्म के, जिन्हें ग्रीन मैन कहा जाता है, क्रीमिया में घुस गए। रशियन आर्मी ने एयरपोर्ट, पार्लियामेंट, यूक्रेनियन मिलिट्री बेसेस कब्जे में ले लिया। यूक्रेन कुछ समझ ही नहीं पाया ये इतनी तेज़ी से हुआ। फिर रशिया ने 16 मार्च 2024 को एक रेफरेंडम करवाया, एक वोट जैसा इवेंट। उसके बाद रशिया बोला कि क्रीमिया के लोगों ने खुद डिसाइड किया है कि वो रशिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन दुनिया ने इस वोटिंग इवेंट को इलीगल बताया, क्योंकि ये गन पॉइंट पर हुआ था जब रशियन आर्मी ऑलरेडी यूक्रेन में थी। रशिया का क्रीमिया के ऊपर कब्जा करने के पीछे मुख्य 3 कारण थे। मिलिट्री एंड स्ट्रैटेजिक रीज़न। क्रीमिया में सेवेटोपोल नाम का एक बड़ा नेवल बेस है, जो रशिया के ब्लैक सी फ्लीट का घर है। अगर यूक्रेन नाटो में चला जाता तो रशिया अपना ये बेस खो देता, इसलिए पुतिन ने कहा हमें अपनी सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करनी है। दूसरा, पॉलिटिकल एंड इमोशनल रीज़न। पुतिन ने अपने स्पीच में कहा क्रीमिया हमेशा से ही रशिया का हिस्सा था, हमारा पूर्वजों ने इसे जीता था। इससे उन्होंने अपनी कंट्री नेशनल प्राइड जगाई। रशियन लोगों ने पुतिन को हीरो के रूप में देखा। तीसरा, कल्चरल रीज़न। क्रीमिया के लोगों में बहुत से रशियन स्पीकर हैं। पुतिन ने बोला हम अपने रशियंस लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये एक एक्सक्यूज़ था अपना कंट्रोल बढ़ाने का। आइए दोनों देशों की सेना का कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे पहले रशिया की बात करते हैं। रशिया की आर्मी में एक्टिव सोल्जर लगभग 13 लाख, रिजर्व सोल्जर लगभग 20 लाख, टैंक्स 6000 से भी ज़्यादा, फाइटर जेट 1500 से भी ज़्यादा, नेवी शिप्स 600 प्लस, न्यूक्लियर वेपन्स बहुत ही ज़्यादा, लगभग 6000 के करीब। अब बात करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन में लगभग एक्टिव सोल्जर 9 लाख, रिजर्व सोल्जर लगभग 12 लाख और टैंक्स 1500 के आसपास, फाइटर जेट्स लगभग 300 के आसपास, नेवी शिप्स 38 के आसपास। तो इस कंपैरिजन से पता चलता है कि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल आर्मी में से एक है। अब आगे 2021 के एंड में रशिया ने करीब 1 लाख से भी ज़्यादा फौज यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिया। दुनिया देख रही थी, सब कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धमकी है, लेकिन 24 फरवरी 2022 की सुबह रशिया ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। रशिया ने अपनी पूरी ताकत से यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। मिसाइलें कीव, खार्किव और ओडिशा जैसे बड़े शहरों पर गिरने लगी। चारों तरफ बस आग और धुआं फैल गया। हज़ारों लोग रातों रात अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सब अपनी जान बचाने की कोशिश में लग गए। रशिया को लगा ये ऑपरेशन सिर्फ 3 से 4 दिन चलेगा और यूक्रेन हार मान लेगा, लेकिन फिर आया वो पल जहां से इस जंग ने नया मोड़ ले लिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की कैमरे पर आए और बोले मैं यहीं हूँ, मेरा देश यहीं है और हम लड़ेंगे। ये एक लाइन उन सभी देशवासियों के लिए हिम्मत बन गया। देश भर में लोग सड़क पर उतरे, सेना में शामिल हुए और अपने देश की रक्षा करने में लग गए। शहर दर शहर, गांव दर गांव ये लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ने लगी।
मरिपुल, खेरसन, खार्किव और बूचा, इन नामों के साथ मौत और दर्द की तस्वीरें जुड़ने लगी। पूरी दुनिया ने रूस पर सैकड़ों प्रतिबंध लगाए, कंपनियों ने रूस पे काम करना बंद कर दिया, एयरलाइंस ने उड़ानें रोक दी और यूक्रेन को दुनिया भर से समर्थन मिलने लगा। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और कई देशों ने यूक्रेन को टैंक, ड्रोन, मिसाइल और बिलियंस डॉलर की मदद करी। सबसे भयानक लड़ाई मरिपुल में हुई। मरिपुल वो शहर है जो समुद्र के किनारे अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन अब राख में बदल गया है। हज़ारों लोग मारे गए हैं और जिन्होंने बचकर निकलना चाहा उनके पास कुछ नहीं बचा है। रूस ने दक्षिण के इलाकों पर कब्जा कर लिया और सितंबर 2022 में 4 क्षेत्रों को रूस का हिस्सा घोषित कर दिया, जिसमें डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेर्सन और ज़ेपोरिज़िया। लेकिन यूक्रेन ने इसे मानने से इनकार कर दिया और जवाबी हमले करे। जब सर्दी आई तो रूस ने यूक्रेन के इलेक्ट्रिसिटी प्लांट के ऊपर हमला कर दिया, जिससे पूरे देश में बिजली चली गई और ठंड, भूख और चारों तरफ बस डर का माहौल हो गया। लेकिन फिर भी लोग डटे रहे और हिम्मत के साथ रूस का सामना करने लगे और हर घर में एक ही बात गूंजती रही, हम हार नहीं मानेंगे। 2023 और 24 में ये जंग एक नई दिशा में मुड़ गई। ड्रोन और साइबर अटैक अब नए हथियार बन चुके थे। यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर तक जा पहुँचे, तेल डिपो, एयरबेस और यहाँ तक कि मॉस्को तक जा पहुँचे। इसके जवाबी हमले में रूस ने और भी ज़्यादा बड़े हमले करे। कीव, खार्किव, ओडेसा, अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रही। अब ये जंग सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान, इंटरनेट और राजनीति में भी लड़ी जा रही थी। 2025 में भी ये जंग ख़त्म नहीं हुई। रूस कुछ नए हमले कर रहा है और यूक्रेन आज भी अपनी देश की रक्षा में खड़ा हुआ है। दोनों ही पक्ष थक चुके हैं, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन अब दोनों देशों के बीच में भरोसा बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। अब दुनिया देख रही है कि पहले कौन झुकेगा, रूस या यूक्रेन। हर जंग में कोई ना कोई जीतता है, लेकिन इस जंग में दोनों ही हारे हैं। रूस ने अपनी साख खो दी और यूक्रेन ने अपने शहर, लेकिन दोनों ने अपने लोगों को खोया और यही सबसे बड़ा नुकसान है। कभी एक साथ रहे ये दोनों देश आज दूरियों में खो गए हैं। शायद एक दिन वो वक्त आएगा जब ये जंग खत्म होगी और दोनों देशों के लोग आपस में मिलेंगे और ये कहेंगे कि हम दुश्मन नहीं थे, बस वक्त गलत था। आइए दोनों साइड के टोटल लॉसेस को देखते हैं। सबसे पहले यूक्रेन की बात करते हैं। OHCHR रिपोर्ट के हिसाब से 13,883 से भी ज़्यादा सिविलियंस अब तक के मारे जा चुके हैं और दूसरे वेरीफाइड सोर्स के हिसाब से 60,000 से लेकर 1 लाख से भी ज़्यादा सोल्जर्स अब तक के मारे जा चुके हैं। 4 लाख से भी ज़्यादा घायल हैं। अब रशिया की बात करते हैं। मिलिट्री प्लस सिविलियंस दोनों को मिला करके घायल और मारे गए लोगों का नंबर है 7,90,000। 652 सिविलियंस भी इसमें मारे गए हैं। ये एस्टीमेट्स हमें बताते हैं कि अभी तक के कितनी जानों का लॉस हो चुका है दोनों ही तरफ। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।